सभी को प्रणाम। डे 60 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, उसके अंतर्गत आज का शीर्षक है प्रजनन एक आमंत्रित संकट। यह संभवतः जनसंख्या विस्फोट पे है, जो एक ही दंपति के कई बच्चे होते हैं, बच्चों की संख्या अधिक होते हैं, जिनके कारण जनसंख्या विस्फोट हुआ है। उसी में देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। प्रजनन एक आमंत्रित संकट। सीता जी की अग्नि परीक्षा की तरह अब भी नारियों को जीवन में कई बार ऐसे ही धर्म संकटों में फंसना पड़ता है। वह परीक्षा है प्रसव वेदना। छोटे मोटे ऑपरेशनों के लिए शून्य करने या बेहोशी की दवा देने का प्रचलन है, किंतु प्रसव जैसा मेजर ऑपरेशन होते हुए भी सुंघाने या शून्य करने की मनाही है, क्योंकि बालक पेट से बाहर निकलने के लिए जब कठोर संघर्ष करता है तो उसकी उत्तेजना से प्रजनन अंगों को फैलने का अवसर मिलता है। शून्य कर देने पर माता की ओर से अपना पक्ष पूरा किया जाना संभव नहीं हो पाता। नव आगंतुक बालक अकेले का पुरुषार्थ उसे बाहर आने में सफलता प्रदान नहीं करता, इसलिए वेदना निग्रह की दवा उस समय नहीं दी जाती। इससे बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षति हो सकती है और अपंगता या बुद्धिमंदता जैसी कोई विपत्ति बच्चे के पीछे जीवन भर के लिए जम सकती है। कहा जाता है कि प्रसव वेदना एक ऐसी वेदना है जो सबसे कष्टदायक होती है तब एक जननी अपनी संतान को जन्म देती है। यदि अगर नेचुरल जन्म देने के समय अगर जननी को जो वेदना होती है, उस वेदना को शून्य करने के लिए, वेदना को भुलाने के लिए अगर कोई ऐसी बेहोशी की दवा या शून्य करने की दवा दी जाती है, तो फिर यहाँ पर बच्चे को अकेले संघर्ष करना पड़ता है। और यहाँ क्या है, बच्चा बाहर आना चाहता है तो माँ को भी संघर्ष करना पड़ता है और बच्चा भी करता है। इससे क्या होता है, दोनों के सम्मिलित प्रयास से बच्चा जन्म लेता है। अगर इसमें माँ इसमें प्रयास नहीं करती, उसके अंगों को शून्य कर दिया जाता है, तो बच्चा को यहाँ पर अपंग होने की या फिर किसी अन्य खतरे की डर होती है। जिन महिलाओं के शरीर सुदृढ़ और गर्भकाल में ही किसान मजदूरों जैसा परिश्रम या व्यायाम करती हैं, उनकी नस नाड़ियां इस योग्य बनी रहती हैं कि वे प्रसव वेदना सहते हुए भी उसके कारण होने वाली क्षति की पूर्ति कर सके। किंतु जो लड़कियां छोटे कद की, कम आयु की एवं भावुक प्रकृति की होती हैं, उनके लिए ऑपरेशन असाधारण कष्टकर होता है, विशेषकर पहली बार। लंबे समय तक कई दिन पीड़ा चलने की संभावना देखकर बुद्धिमान डॉक्टर अपवाद स्वरूप पेट का सिजेरियन ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। इसमें बेहोश करने की अवधि थोड़ी होती है, इसलिए बच्चे पर बुरा असर पड़ने की आशंका नहीं रहती। जिन्हें यह सुविधा साधन न होने एवं दुर्गम स्थान होने के कारण प्राप्त नहीं है, उन्हें प्रसव नया जन्म की कहावत चरितार्थ करनी पड़ती है। अनेक महिलाएं इस वेदना में दम तोड़ देती हैं। और हम लोग आप जानते भी हैं कि आजकल देखा जाए तो ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिजेरियन ऑपरेशन कर दिए जाते हैं और बच्चे का जन्म हो जाता है, जिसमें बच्चे पे खतरा कम होता है। लेकिन ये एक तरह से नॉर्मल प्रोसेस नहीं होते हैं। जब कई कारण होते हैं जिसके कारण अगर नॉर्मल बच्चा नहीं हो पाता है तो फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे को खतरे कम होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि प्रसव वेदना एक ऐसी वेदना होती है जो खास करके गांव में या फिर गांवों में देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर एक चरितार्थ है कहावत कि प्रसव का मतलब होने के मतलब है कि नया जन्म होना। बाहर रहने वाले लोगों को उस कष्ट की अनुभूति नहीं होती। प्रजनन के कारण इसे स्वाभाविक माना जाता है। परदाइयाँ जानती हैं कि इस कारण जननी के अवयव कितने क्षत विक्षत हो जाते हैं, कितना रक्त निकलता है और उन जख्मों को भरने में कितना समय लगता है। यह जख्म भरने की क्रिया सही रीति से संपन्न न हो तो सेप्टिक होने तथा इसके बाद जन्म भर के लिए श्वेत प्रदर जैसी व्यथाएं लग जाने और उनके कारण शरीर खोखला होते रहने का डर रहता है। गुर्दे की, मूत्राशय की, अन्यान्य उदर के नीचे के भाग से संबंध रखने वाले अवयवों की कोई और व्याधि लग सकती है और वह जन्म भर चलती रह सकती है। यहाँ बताया जा रहा है कि जब प्रसव वेदना होती है, प्रसव होते हैं, प्रसव काल जो होते हैं, उसमें अगर किसी तरह के ध्यान ना दिया जाए, खास करके साफ सफाई पर, स्वच्छता पर और किसी भी तरह का इन्फेक्शन का एहतियात न बरता जाए, तो ऐसे कई रोग लगने के डर होते हैं जो आजीवन भी हो सकते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकते हैं। यह संभावनाएं प्रथम प्रसव में तो विशेष रूप में रहती है, किंतु आगे की संतानों में यह खतरा सर्वथा समाप्त नहीं हो जाता।
जितने अधिक बच्चे होते हैं वे उतने ही बार पाचन तंत्र, आंतों, मूत्राशय, गुर्दे, जननेंद्रियों की मांसपेशियों पर दबाव डालते हैं। हर बार यह आशंका रहती है कि इन अंगों में से कोई रोगग्रस्त न हो जाए। यहाँ बताया जा रहा है कि संतानों में भी कोई जरूरी नहीं है कि प्रथम प्रसव के समय ही हो, आगे भी जो संतान होते हैं उनमें भी एक खतरा बना रहता है कि अन्य अंगों पे कोई बीमारी ना हो जाए। पेट में 9 महीने बालक रहता है। इतने दिनों में उसका शरीर माता के शरीर में से ही कटकर बनता है, अतः दुर्बलता आना स्वाभाविक है। बच्चे के बढ़ने के साथ साथ अमाशय और आंतों पर दबाव बढ़ता है और फलतः भूख कम लगती है। पाचन ठीक से नहीं होता, अतएव नया रक्त मांस बनने की प्रक्रिया में कटौती होती जाती है। अपच और भी कई तरह की विकृतियां बनती है। उन दिनों तेज दवा भी नहीं दी जा सकती, इससे उदरस्त बच्चे पर बुरा असर पड़ने की आशंका रखती है। और हम लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसे ही नॉर्मल कोई भी दवा नहीं दी जा सकती बिना डॉक्टर के सलाह के, क्योंकि जो गर्भस्थ बालक होते हैं उन पे भी बुरा असर पड़ने का डर रहता है। अच्छा, और डिलीवरी किसी अच्छे अस्पताल में कराई जाए। गांव की दाइयों के मैले हाथ और नाल कटने के गंदे औजार टिटनस जैसी बीमारियां लगा सकते हैं और बच्चे तथा जननी दोनों के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। प्रजनन के उपरांत जननी की शारीरिक मानसिक क्षति की पूर्ति होना भी एक समस्या है। हल्का किंतु पौष्टिक भोजन, दूध, फल आदि हो ही सकते हैं। उनकी व्यवस्था साधारण आर्थिक स्थिति के परिवार में नहीं हो सकती। घी मिले ही पदार्थ पौष्टिक समझे जाते हैं, परंतु गरिष्ठ होने के कारण ठीक तरह से पचते नहीं और लाभ के स्थान पर हानि करने लगते हैं। घी मिले ही पदार्थ पौष्टिक समझे जाते हैं, परंतु गरिष्ठ होने के कारण ठीक तरह से पचते नहीं और लाभ के स्थान पर हानि करने लगते हैं। प्रसूति गृहों में उतनी स्वच्छता भी नहीं रह पाती जितनी कि जननी और नवजात शिशु के लिए आवश्यक हो। यहाँ बताया जा रहा है कि जो दाइयाँ होती हैं उनके हाथ मैले होते हैं या फिर इन्फेक्शन लगने का डर होता है। इससे अच्छा है कि स्वच्छ और अच्छे हॉस्पिटल में जननी के प्रसव वेदना जो होती है उस समय उसे ले जाया जाए या फिर उसके पहले एडमिट करा दिया जाए और बच्चा का जन्म वही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इससे इन्फेक्शन लगने की जड़ नहीं होती है। और जहाँ तक भोजन की बात है तो गरिष्ठ भोजन से और तैलीय चीज़ों से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस समय पाचन क्रिया थोड़ी कमजोर होती है। प्रसव का शरीर पर ही नहीं मस्तिष्क पर भी दबाव पड़ता है। फलतः सिर दर्द, घुमरी, नींद का कम आना, बूढ़े सपने दिखना जैसी मानसिक विकृतियां बहुत अधिक पड़ती है। भावुक महिलाएं इस अग्नि परीक्षा में अत्यधिक भयभीत हो जाती हैं और मानसिक संतुलन खो बैठती हैं। उनमें न्यूनाधिक मात्रा में विक्षिप्तता के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। आवेश में रूठने का, रोने का, भूलने का कुछ कह बैठने का नया परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगता है। यदि यह स्थिति परिवार वाले मिलजुल कर संभाल ना ले तो भविष्य में किसी छोटे बड़े मानसिक रोग की भी आवश्यकता हो रहती है। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं में कई स्वभाव के में उनके क्रियाकलाप में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो ऐसे में परिवार वालों को साथ देना चाहिए। अपने देश में बुढ़ियाओं के विवाह के तुरंत बाद बच्चे होने की प्रतीक्षा रहती है। देर होने पर देवी देवताओं की मनौती मनाने लगती हैं कि लड़का ही होना चाहिए, लड़की ना हो। लड़की होने पर जननी तथा बच्ची का तिरस्कार होता है, उनकी उपेक्षा होने लगती है। इसका बुरा असर जननी पर पड़ता है और उसकी शारीरिक और मानसिक क्षति पूरी होने पर और भी अधिक कठिनाई पड़ती है। कई बार प्रसव भय जननी के मन में बुरी तरह समा जाता है और इसकी काम वासना भी समाप्त हो जाती है। वह उस संकट के फिर आने की कल्पना से अपना प्राण बचाती फिरती है। फलतः इसी प्रश्न को लेकर पति पत्नी में मन मुटाव रहते देखा जाता है, जो छोटे छोटे कारणों से लेकर कलह के रूप में फूटता है। निरस्ता छाने लगती है। देश की वर्तमान स्थिति में कम से कम अगले 20 वर्षों तक प्रजनन पूरी तरह बंद रखे जाने की जरूरत है। इसे नासमझ तो नहीं पर समझदार तो कर ही सकते हैं। पुरुषों का फैमिली प्लानिंग कम जोखिम और कम कष्ट का है, फिर भी उन्हें डर लगता हो तो महिलाओं को करा लेना चाहिए। जनगणना के हिसाब से इन दिनों अपने यहाँ 1000 पुरुषों के पीछे 823 महिलाएं हैं। जब गुरुदेव ने लिखा होगा उस समय का एक जनगणना की गई है। अभी तो महिलाओं की संख्या 900 से ऊपर है। कारण कि कितनी महिलाएं प्रसव काल में या उसके बाद अपने प्राण गंवा बैठती हैं। संख्या असंतुलन को देखते हुए अब लड़कियों की आवश्यकता अधिक है और लड़कों की कम। तो भी मूर्ख मान्यताओं के आधार पर हर कोई लड़का चाहता है, उनसे वंश चलने और बुढ़ापे का सहारा होने की आशा करता है। यह दोनों ही आशाएं समय को देखते हुए सर्वथा निरर्थक है। फिर भी पुराण खंडी सड़े दिमाग के नर नाड़ी बेटा होने की ही रट लगाए रहते हैं।
लड़की होने पर वधू का और उस निर्दोष बच्चे का तिरस्कार करते हैं। यहाँ बेटा बेटी में फर्क की बात बताई जा रही है और बेटी का होना कितना अशुभ माना जाता है और बेटा का होना कितना शुभ माना जाता है, ये जो आमतौर पर हमारे समाज में मान्यताएं हैं उस पर एक कटाक्ष किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रजनन में अधिक उत्साह दिखाने से जननी का स्वास्थ्य चौपट होता है, पिता पर आर्थिक संकट चढ़ता है, परिवार की आवश्यकताओं में कटौती होती है, बच्चों को सुविधा साधन न मिलने से उनका भविष्य खराब होता है। बढ़ती हुई आबादी देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधक है। इन सब बातों को देखते हुए उचित यही है कि प्रजनन का संकट बुलाकर अकारण मुसीबत मोल ना ली जाए। पति चाहे तो पत्नी को इस संकट से थोड़ी सी बुद्धिमत्ता और सहानुभूति का परिचय देकर सहज बचा सकता है। वही बात बताई जा रही है कि प्रजनन का मतलब ये नहीं है कि इतनी हम प्रजनन कर ले कि वो हमारे लिए आमंत्रित संकट बन जाए, और इतना ना हो कि वो बच्चे का तो भविष्य खराब होता ही है, हम पे भी जो आमतौर पर माँ बाप होते हैं उन पे भी आर्थिक दबाव पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह के बच्चे जो हमारे भावी पीढ़ी के नवनिर्माण के अंतर्गत जो हम भाव से पढ़ रहे हैं वो देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने आप के लिए एक बोझ साबित होते हैं, क्योंकि वो विकसित व्यक्तित्व नहीं बन पाते हैं। एक माँ बाप अपने कई बच्चों पर एक साथ ध्यान नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए बच्चे कम ही हो तो अच्छा, और कम हो और उसको हम इस तरह से चमकाएं, इस तरह से तराशें, इस तरह से परिष्कृत करें कि वो एक अपने आप में उसका व्यक्तित्व एक ऐसी इकाई बने जो परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक धरा साबित हो और एक धरोहर साबित हो, और वो ऐसा कुछ कर गुजरे कि उसे धरती पे आने का गर्व हो और भगवान को भी गर्व हो कि हमने जो मनुष्य बनाकर भेजा है वो मनुष्य जो हमारा ही अंश है वह अपने कर्तव्यों को किस तरह से पालन कर रहा है, समाज के उत्थान में वसुधैव कुटुंबकम को कैसे जी रहा है, ये देखकर हमारा परमेश्वर भी, परमात्मा भी खुश हो और प्रकृति संतुलन हमारा बनी रहे, ये हम ध्यान रखें। इसलिए प्रजनन को हम संकट न बनाएं, प्रजनन को एक क्रिएशन की ओर ले चलें। सभी को धन्यवाद। आशा है सब लोग समझ रहे होंगे। प्रणाम सभी को। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।